अभी कमेंट्स और वो आने लगते हैं ना, उससे पता चलता है। अच्छा, तो कुछ बोलना नहीं है, अभी सुन रहे होंगे वो। नमस्कार, क्या आवाज़ पहुंच रही है? तो समकालीन जनमत की तरफ से मुझे यहाँ पर कहानी पढ़ने के लिए कहा गया है, और मैं समकालीन जनमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का और अपनी कहानी पढ़ने का मौका दिया। मुझसे कहा गया है कि कम से कम 40 से 45 मिनट मैं लूँ, तो मैं छोटी छोटी 3 कहानियां पढ़ने जा रहा हूं। 2 पढ़ता हूं, उसके बाद अगर आप सबकी हिम्मत साथ देगी तो मैं तीसरी भी पढ़ सकता हूं जो है। तो मैं अभी ये 2 कहानियां अपने नए संग्रह से पढ़ रहा हूं। पहले ये संग्रह इसी साल आया था, बदलता हुआ देश। इससे 2 कहानियां अभी पढ़ रहा हूं। तो पहली कहानी है मरे हुए व्यक्ति के साथ भूल सुधार। मरे हुए व्यक्ति के साथ भूल सुधार। स्वर्ण देश में एक बार एक अजीब घटना घटी। हुआ यह कि कंप्यूटर की गलती से स्वर्ण देश की करोड़ों प्रजाओं में से एक रामलाल का नाम मृतकों की सूची में दर्ज हो गया। यह होना था कि सभी संबंधित जगहों पर उसका नाम खटाखट मृत व्यक्ति के रूप में दर्ज होता चला गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। रामलाल को यह कभी पता चलता भी नहीं अगर वह भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी न रहा होता। वह भी उस जमाने का जब भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन वगैरह मिला करती थी। हुआ यह कि जब वह अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक पहुंचा तो खलबली मच गई। बैंक में पेंशन के लिए उसने अपना कागज बढ़ाया और वह कागज एक जिम्मेदार बैंक कर्मचारी के पास जा पहुंचा। कर्मचारी ने पूरी जिम्मेदारी से उसके कागज की कंप्यूटर में एंट्री की। कंप्यूटर ने जवाब में उसे जो बताया उससे कर्मचारी के होश ही उड़ गए। उसने सहमी हुई आंखों से रामलाल की तरफ देखा और चीख कर बेहोश हो गया। बैंक कर्मचारी की चीख बैंक में खतरे की घंटी की तरह बजी। सभी बैंक कर्मचारी सतर्क हो गए और बैंक का शटर तत्काल बंद कर दिया गया। बैंक में सब तरफ एक घबराई हुई फुसफुसाहट फैल गई। सभी लोग कुछ अप्रिय घटने का इंतजार करने लगे। इसके बावजूद जब कोई घटना नहीं घटी तब एक दूसरे कर्मचारी का ध्यान बैंक के बेहोश कर्मचारी की तरफ गया। तुरंत ही अनेक कर्मचारी उसे घेर कर इकट्ठा हो गए। उसके चेहरे पर पानी छिड़का गया। पानी की ठंडक ने उसकी चेतना वापस लौटाई। होश में आते ही उसने रामलाल की तरफ देखा। वह कर्मचारी के हाल पर चिंतित सामने ही खड़ा था। कर्मचारी को दोबारा डर लगा। इस बार वह बेहोश नहीं हुआ। उसने फुसफुसाते हुए साथी कर्मचारी के कान में कुछ कहा। साथी कर्मचारी ने अविश्वास से रामलाल की तरफ देखा। उसे लगा कि कोई रामलाल के नाम पर घोटाला करने आया है। उसने कंप्यूटर पर रामलाल की तस्वीर को ध्यान से देखा। रामलाल के दस्तखत की जांच की। वह सब कुछ इस कदर मिल रहा था कि कंप्यूटर भी कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पा रहा था। साथी कर्मचारी ने रामलाल को अंदर बैंक मैनेजर के कमरे में आने का इशारा किया। रामलाल अब तक किसी मूर्ख की तरह यह सब देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि उसे ही बुलाया जा रहा है। कर्मचारी के दोबारा कहने पर वह तुरंत बैंक मैनेजर के कमरे में पहुंचा। बैंक मैनेजर बैंक कर्मचारी के साथ रामलाल वाले मसले पर ही गौर कर रहा था। उसने रामलाल पर एक उड़ती सी नजर डाली और दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर व्यस्त हो गया। बड़ी देर के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया और रामलाल को एकटक देखने लगा। उसके देखने में ऐसा कुछ था कि रामलाल को लगा उससे कोई भारी गलती हो गई है। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अब बैंक मैनेजर मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम कोई गलती कर ही नहीं सको। अब तुम कोई गलती कर सको यह संभव ही नहीं है।
रामलाल को लगा कि मैनेजर उस पर तंज कस रहा है। उसके चेहरे पर एक दीनता उतर आई। उसने कहा, ऐसा न कहें हुजूर, बताएं कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। मैनेजर ने कहा, अब तुम कोई अपराध कर ही नहीं सकते। सच्चाई यह है कि तुम मर चुके हो। अब तुम्हें पेंशन नहीं दी जा सकती। स्वर्ण देश अभी इतना उदार नहीं हुआ है कि मृतकों को भी पेंशन देता रहे। रामलाल को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब वह मैनेजर के समझाने से नहीं समझा, तब कई कर्मचारियों ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब वह जिंदा है और उसका शरीर सामने बैठा है तो उसे मृतक कैसे करार दिया जा सकता है। वह बहस पर उतर आया। वह देर तक अपने जिंदा होने के पक्ष में तर्क देता रहा। बदले में मैनेजर ने कहा, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम मर चुके हो। बेहतर यही होगा कि अब तुम यहां से जाओ। बैंक मैनेजर की शराफत के बावजूद जब रामलाल टस से मस नहीं हुआ तो बैंक के गार्ड और कर्मचारियों ने मिलकर उसे बैंक के बाहर फेंक दिया। रामलाल बहुत देर तक बैंक के बाहर खड़ा रहा। जो कुछ उसके साथ हुआ उसे समझने में वह खुद को असमर्थ पा रहा था। एक बार फिर से उसने अंदर जाने की कोशिश की, पर इस बार गार्ड सतर्क था। उसने कहा, ज्यादा परेशान किया तो मार ही डालूंगा। कोई केस वेस भी नहीं होगा क्योंकि तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। वह बाहर आ गया। अब वह कहीं पर बैठकर चाय पीना चाहता था और अपनी हालत पर शांति से सोचना चाहता था। जब वह चाय पीकर उठा और पैसे देने के लिए उसने अपनी जेब तलाशी तो पाया कि जेब फटी हुई थी और उसके पास एक नया पैसा भी नहीं था। रामलाल ने चाय वाले को देखकर अपने हाथ जोड़े और कहा कि उसे पता नहीं था कि उसके पास चाय पीने के पैसे नहीं हैं। चाय वाले ने उसे देखा और जाने का इशारा किया। अब रामलाल ने अपनी हालत पर गौर किया। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। एक दो जगहों पर चोट के निशान थे। गाल पर एक जगह खून चुहचुहा कर सूख गया था। उसकी आंखों में गहरी निराशा पसरी हुई थी जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देती थी। आंखों के नीचे की झुर्रियां और कालापन अचानक से बढ़ गया था। उसने चोट वाली जगहों को सहलाने की कोशिश की तो पाया कि उसके हाथों पर उसका नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने खुद को अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बूढ़ा महसूस किया। क्या वह सचमुच मर चुका है? उसने सोचा। घर पहुंचने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं था। एक दो लोगों से उसने फुसफुसाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर वे उसकी बात नहीं समझ पाए और आगे बढ़ गए। उसने पाया कि उसे सुनना तो दूर, लोगों ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर किसी और से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। जब तक वह घर पहुंचा रात हो चुकी थी। डबडबाई हुई आंखों से उसने देखा कि बिजली नदारद थी। सब तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। उसे बहुत खुशी हुई कि उसे किसी को मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। घर पहुंचकर वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। देर तक उसे किसी ने नहीं देखा। लेटे हुए उसने सुना कि उसकी पत्नी इस बात पर चिंतित हो रही थी कि वह अभी तक घर नहीं लौटा था। इतनी देर तो आज तक कभी नहीं हुई, उसकी पत्नी ने कहा। रामलाल ने पत्नी को बताना चाहा कि वह आ चुका है, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब बिजली आई तो पत्नी ने उसे लेटे हुए देखा। वह नाराज होने लगी कि वह वहीं बगल में लेटा है और वह हलकान हो रही है। रामलाल ने धीरे से पत्नी की तरफ देखा। उसने किसी तरह ताकत जुटाई और पत्नी से कहा कि वह मर चुका है। पत्नी चौंक गई। कहीं वह शराब वगैरह पीकर तो नहीं आया। उसने मुंह सूंघा। रामलाल इस सब से अविचलित वैसे ही लेटा रहा। अब पत्नी ने बेटे को बुलाया। बेटा बेरोजगार था और दिन भर झल्लाया हुआ रहता था। वैसे ही झल्लाते हुए वह आया और मां से पूछ बैठा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? पत्नी ने रामलाल की तरफ इशारा किया। रामलाल वैसे ही लेटा हुआ था। बेटे ने उसे उठाया और मां से पानी लाने को कहा। जब पत्नी ने उसका मुंह धुला और अपने आंचल से पूछा तो बैंक से निकलने के बाद पहली बार रामलाल को अपने जीवित होने का एहसास हुआ। वह फपक फपक कर रोने लगा। बाद में जब किसी तरह वह सारी बात बता पाया तो पत्नी परेशान हो उठी। उस पर बेटा एक बार फिर झल्ला उठा। उसने कहा कि इसमें इतना रोने धोने की क्या बात है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं और वह एक दो दिन में इसे सही करवा देगा। दरअसल बैंक वाली बात बताते हुए रामलाल ने अपने मार खाने की बात छुपा ली थी। उसने यह भी नहीं बताया था कि वह बैंक से घर तक पैदल आ रहा है। जब बेटा चला गया तो पत्नी ने उसे उठाया और खाना ले आई। उसने चुपचाप खाना खाया। उसने पत्नी को बताना चाहा कि खाने में नमक नहीं है, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। खाना खाकर वह अपने बिस्तर पर रात भर लेटा रहा। उसे नींद नहीं आई और उसने करवट भी नहीं बदली। रामलाल के बेटे ने उसे पुनर्जीवित कराने की बहुत तेरी कोशिशें की। जहां जरूरत महसूस हुई वह रामलाल को भी ले गया। दोनों महीनों एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में चक्कर काटते रहे, पर रामलाल के जीवित होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
दरअसल यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि इस सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और जब तक यह न पता लगता तब तक स्थिति में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं था। रामलाल दिन पर दिन चुप और मरा मरा सा होता जा रहा था। इसी अनुपात में रामलाल का बेटा दिन पर दिन झल्लाता जा रहा था। वह अपने पिता की तरफ देखता और पाता कि वह दिन शायद दूर नहीं जब सरकारी कागज आखिरी तौर पर सही साबित हो जाएं। रामलाल की पत्नी दिन भर घर पर रहती और रोती। वह सरकारी कागजों पर विधवा हो चुकी थी। उसका पूजा पाठ बढ़ गया था। इस बीच उसने न जाने कितनी मनौतियां मान डाली थी। वे सभी उसके पति के फिर से जीवित होने के संबंध में थी। वह सोचती कोई तो देवता उस पर कृपालु होगा, कोई तो देवी होगी जो उसका सुहाग अमर करेगी, पर अपनी ही सोची इन बातों पर उसका भरोसा टूटता जाता। पति और बेटे के घर रहने पर वह खुश रहने और ज्यादा सक्रिय दिखने की कोशिश करती। इसके बावजूद पति की चुप्पी बढ़ती जाती और उसी अनुपात में बेटे का झल्लाना बढ़ता जाता। वह एकदम अकेली हो गई थी। वैधव्य ऐसा ही होता होगा, एक दिन उसने सोचा। रामलाल का बेटा जब सब तरफ से निराश हो गया तब एक दिन उसे मीडिया की याद आई। वह अपनी मूर्खता पर बेहिसाब झल्लाया कि उसे यह बात पहले क्यों नहीं सूझी। इसके बाद वह तमाम अखबारों और चैनलों के दफ्तरों के चक्कर काटने लगा। ज्यादातर अखबारों को उसकी खबर छापने लायक नहीं लगी। एक दो अखबारों ने रामलाल के जिंदा रहते हुए मर जाने की अजीबोगरीब खबर छापी भी तो उसकी प्लेसिंग ऐसे पन्नों पर की कि इस खबर पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। शुरुआत में उसे अखबारों से जो आश्वासन मिल रहे थे जल्दी ही वे भी बंद हो गए। यही हाल चैनलों का भी था। एक तो वहां घुसते ही उसकी टांगें कांपती, दूसरे कोई बात कर भी लेता तो अपनी बात कायदे से न समझा पाता। एक दो लोगों ने उसकी बात समझी तो तत्काल ही सवाल किया कि मरा हुआ व्यक्ति कहाँ पर है। उन लोगों ने उससे कहा कि वह मरे हुए व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए, तभी कुछ संभव हो सकता है। बेटे ने कहा कि वह अगले दिन अपने मरे हुए बाप को साथ लेकर आएगा। बात यह थी कि बेटे की झल्लाहट अब उसकी काबू के बाहर जा रही थी। उसका दिमाग नकारात्मक ख्यालों से दिन रात भरा रहता। वह किसी को देखता और उसका मन करता कि वह उसे उठाकर पटक दे। किसी बच्चे को देखता तो उसका मन कानों में ऐंठने या चिकोटी काटने का करता। किसी लड़की को देखता तो उसे मसल देने के ख्याल आते। किसी बूढ़े को देखता तो अकारण ही क्रोध और झल्लाहट से भर जाता। कई बार जब रात को उसे नींद ना आ रही होती तो उसकी बेतरह इच्छा होती कि वह कुछ ऐसा करे कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। वह पत्थर उठाता और किसी भी घर की तरफ पूरा जोर लगाकर मारता। जब मोहल्ले में हल्ला गुल्ला होता तो वह सबसे निष्क्रिय होकर अपने बिस्तर पर जा लेटता और एकटक छत देखता रहता। तब उसकी अपनी हरकतें छत पर किसी चलचित्र की तरह चलने लगती। उसे कई बार पछतावा होता कि वह कितनी वाहियात बातें सोचता रहता है। कई दफा वह रोने लगता और देर तक रोता रहता। कभी कभी उसे लगता कि वह पागल हो रहा है और छत पर पागल की धज में प्रकट हो जाता। इस बीच उसकी कल्पना शक्ति जबरदस्त हो गई थी। वह कुछ भी सोचता और वह सामने घटित होने लगता। वह कई बार अपने को भीख मांगता हुआ देख चुका था। वह देखता कि उसे घर में चीजें समाप्त हो रही और चीजें समाप्त हो जाती। वह कल्पना करता कि अब घर में कुछ खाने को नहीं बचा है और अगले दिन सूखी रोटी ही उसके हिस्से आती। वह सोचता कि उसकी मां गायब हो गई है और वह गायब हो जाती। कई दिनों तक वह दिखाई देना तो दूर, उसकी आवाज भी न सुनाई पड़ती। ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि वह किसी की हत्या कर बैठेगा, उसने सोचा। अगले दिन जब वह पिता को लेकर चैनल के दफ्तर पहुंचा तो उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां दोनों को ठंडा पिलाया गया और एसी की हवा खिलाई गई। इसके बाद रामलाल से कहा गया कि अगर वह अपने आप को फिर से जीवित करने की मांग को लेकर आत्मदाह की घोषणा करे तो चैनल उसकी मांग उठाने को तैयार है। रामलाल ने जिन आंखों से ऊपर देखा उनमें एक बुझी हुई आग के अलावा कुछ नहीं था। इसके बाद चैनल वाले रामलाल के बेटे को अलग ले गए और समझाया कि सचमुच आत्मदाह थोड़ी करना होगा, यह बस आत्मदाह का नाटक होगा, एकदम असली जैसा। थोड़ा बहुत जल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, न्याय चाहिए तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि रामलाल फिर से जीवित हो जाए। रामलाल का बेटा तैयार हो गया। उसने कहा कि वह उन्हें फिर से जिंदा देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बेटे के तैयार हो जाने के बाद चैनल के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि अब जब तक मामला निपट नहीं जाता तब तक उन दोनों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था चैनल करेगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए चैनल कुछ भी करने के लिए तैयार है। बेटे ने स्वीकृति दी, जिस पर रामलाल ने भी सिर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था। अगले ही दिन चैनल पर घोषणा की गई, एक मुर्दे की दिल दहला देने वाली दास्तान, अभी जिंदा हूं मैं, देखिए ठीक 7 दिन बाद। इसके बाद चैनल पर चलाने के लिए बहुत सारी पंच लाइनें तैयार की गई।
जो इस तरह थी, मर करके भी जिंदा हूं, जान नहीं शर्मिंदा हूं। मुर्दे ने किया चिता में प्रवेश करने का ऐलान, क्या आग उसे जला पाएगी? मुर्दे का ऐलान, सड़क पर ही बनेगा शमशान। ये तमाम पंच लाइनें दिन रात चैनल पर चिता की लपटों की तरह जलती रहती। इसके बाद आग तेज करने के लिए चैनल ने कुछ और मसाले डालने शुरू किए। चैनल ने रोज रोज इस मसले से थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया। जैसे कि एक दिन इस मसले पर बातचीत करने के लिए चैनल ने एक तांत्रिक, एक साहित्यकार और एक टैरो कार्ड रीडर को आमने सामने बैठाया। बहुत धुआंधार बहसें हुई और उन बहसों की गर्मी पूरे स्वर्ण देश में फैल गई। लोग गर्मी से बेहाल होने लगे। सोशल मीडिया पर भी यह बहस फैल गई और इस बहस में अनेक लोग खेत रहे। अंततः इस सबका असर यह हुआ कि स्वर्ण देश के न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार को एक आपात बैठक बुलानी पड़ी। इस बैठक में बैंक मैनेजर से लेकर थाने के दरोगा तक सबको बुलाया गया। कई रिटायर्ड न्यायाधीश, वरिष्ठ पत्रकार और वकील भी विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। न्याय मंत्री इस मसले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा था। राजा तक यह खबर पहुंच गई थी और उसने गुप्त मंत्री की मार्फत संदेश भिजवाया कि इस मसले पर जो कुछ भी तय पाया जाए, राजा को उसकी तत्काल खबर की जाए। न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार को लगा कि यही सही मौका है। इस पर अगर वह चौका मार पाया तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए। न्याय मंत्री मन ही मन गुप्त मंत्री से ईर्ष्या किया करता था और किसी भी तरह से गुप्त मंत्री जैसी हैसियत हासिल करना चाहता था। गुप्त मंत्री यह बात जानता था, इसलिए वह इसके खिलाफ राजा के कान भरता रहता था और इस बात की पूरी कोशिश करता था कि न्याय मंत्री कभी भी राजा से अकेले में न मिलने पाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए न्याय मंत्री ने बैठक के पहले एक लंबा भाषण दिया। जब वह थक गया तो बैठ गया और बैठक में शामिल लोगों से सुझाव मांगे। पहला सुझाव दरोगा से मिला, मार के फेंक देते हैं साले को कहीं, कागज पर तो पहले से ही मरा हुआ है, कोई क्या उखाड़ लेगा। कुछ लोग मुस्कुराए जरूर, पर ज्यादातर लोगों ने मन ही मन दरोगा से सहमति व्यक्त की। बैंक मैनेजर ने कहा उसे वसूली करने वालों से उठवा लेते हैं या फिर उसके नाम से कुछ फर्जी लोन पास करा देते हैं, खुद ही मुंह छुपाता भागता फिरेगा। भूतपूर्व न्यायाधीश की राय अलग थी, यह राज्य की अवमानना का मामला है, इस तरह से तो पूरी व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। तब न्याय मंत्री ने भूतपूर्व न्यायाधीश से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि दरोगा और बैंक मैनेजर को डपटा और कहा कि सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। इस पर भारत देश की एक सुपरहिट फिल्म गब्बर का उदाहरण देते हुए भूतपूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जैसे गब्बर से लोगों को खुद गब्बर बचा सकता था, वैसे ही राज्य से किसी को सिर्फ राज्य ही बचा सकता है। रामलाल ने मीडिया में जाकर जो कुछ भी कहा है वह ब्लैकमेलिंग है और कोई भी संप्रभु सरकार ब्लैकमेलिंग के आगे झुक नहीं सकती। बैठक में इस मुद्दे पर भी बात हुई कि मीडिया की असली भूमिका क्या होनी चाहिए। एक जमाने के क्रांतिकारी पत्रकार ने कहा कि मीडिया का काम सरकारी योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना है, न कि जनता में असंतोष फैलाकर उसे गैर कानूनी कामों की तरफ ले जाना। पत्रकार ने यह भी सुझाव दिया कि उस चैनल का आधे दिन का सरकारी विज्ञापन रोक दिया जाए और उस पर हिंसा और उन्माद फैलने का मुकदमा चलाया जाए। अंततः यह तय पाया गया कि रामलाल को गिरफ्तार किया जाए और उस पर हिंसा और उन्माद फैलाने का मुकदमा चलाया जाए। बेहतर हो कि उस पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जाए, पर समस्या यह है कि वह कागज पर मृतक सूची में दर्ज है, इसलिए उसे चुपचाप उठाया जाए और यह सब कार्यवाही गुप्त रखी जाए। इस पर न्याय मंत्री ने कहा कि जब किसी के साथ न्याय हो तो उसमें दूसरों के लिए सबक भी छुपा हुआ होना चाहिए। अगर यह सब पूरी तरह से गुप्त रखकर किया गया तो प्रजा को यह जरूरी सबक कैसे मिलेगा कि उसे हर हाल में कानून का पालन करना चाहिए। तो मेरा आदेश यह है कि इस मसले पर कार्रवाई कुछ इस तरह से की जाए कि जनता को सब कुछ पता चले जो कि हम चाहते हैं, पर इस बात का जनता के पास कोई भी प्रमाण न हो। इस काम में मीडिया हमारा सहयोग करके अपनी खोई हुई विश्वसनीयता दोबारा हासिल कर सकता है। इसमें उस चैनल में से भी सहयोग लिया जाए जिसने इस मसले को लापरवाही से उठाया था। अगर वह सहयोग के लिए तैयार हो तो उसकी सजा माफ कर दी जाए। उसी रात रामलाल को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें उस मीडिया हाउस ने सरकार को पूरा सहयोग किया जिसने रामलाल को छुपा रखा था। रामलाल के बेटे को रामलाल की नौकरी के कागज पत्र लाने के बहाने पहले ही घर भेज दिया गया। अगले दिन जब बेटा आया तो उससे पूछा गया कि वह अपने पिता को साथ क्यों नहीं लाया। बताया गया कि बेटे के जाने के थोड़ी देर बाद ही रामलाल भी यह कहकर निकल गया था कि बेटा उन कागजों को नहीं ढूंढ पाएगा और उसे रामलाल की मदद की जरूरत होगी।
मीडिया हाउस ने बेटे पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने पिता को कहीं छुपा दिया है और उसका चैनल से जो करार हुआ था उससे मुकरना चाहता है। चैनल ने धमकी भी दी कि बेटे को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर चैनल निर्धारित दिन और समय पर अब क्या दिखाएगा? खैर, चैनल को कोई विशेष समस्या नहीं हुई। उस दिन दिखाने के लिए उसने किसी दूसरे मुद्दे को पकड़ लिया जो बार बार जलाए जाने के बावजूद अगले दिन फिर प्रकट हो जाता था। इस कार्यक्रम को जबरदस्त टीआरपी मिली। उधर बेटी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। पिता मृत पहले से ही थे, अब गायब भी हो गए थे। अब उसके पास इस बात का किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं बचा था कि उसके पिता कभी थे भी। रामलाल की पत्नी दिन भर बेआवाज रोती रहती। रोते रोते एक दिन वह अदृश्य हो गई। बेटे को उसकी रुलाई तो सुनाई पड़ती, पर रोने की आवाज कहाँ से आ रही है यह बात वह कभी न जान पाता। अब बेटे की झल्लाहट गायब हो रही थी। इसके बदले एक गुस्सैल इरादा आकार ले रहा था। वह इस पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दे। अपने इसी गुस्सैल इरादे के साथ एक दिन वह भी गायब हो गया। उधर गुप्त रूप से 5 विद्वान न्यायाधीशों की ज्यूरी रामलाल के इस मसले पर न्याय करने बैठी थी। रामलाल को आजादी दी गई थी कि वह अपना पक्ष खुद रख सकता है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि वह चाहे तो अदालत उसके लिए वकील की भी व्यवस्था कर सकती है। रामलाल के कुछ न बोलने को अदालत ने अपनी अवमानना माना और उसके लिए अलग से केस चलाने की व्यवस्था की। कई दिनों तक सभी पक्षों पर सरकार बारीकी से गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि चूंकि आरोपी रामलाल सरकारी साक्ष्यों के अनुसार मर चुका है, इसलिए उसे कार्यवाही के दौरान मृत रामलाल कहा जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि मृतक का दर्जा हासिल करते ही उसके समस्त मानवाधिकार समाप्त हो गए हैं, इसलिए आगे की कार्यवाही के समय यह बात भी ध्यान में रखी जाए। पूरे मसले पर गौर करने के बाद विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि राज्य गलती कर ही नहीं सकता और अगर उससे किसी वजह से कोई चूक हो ही जाती है तो वह सार्वजनिक रूप से उसे मान नहीं सकता। अगर राज्य इस तरह से गलतियां मानने लगे तब उसकी उस हनक का क्या होगा जिसके दम पर वह शासन करता है। ऐसे में प्रजा का राज्य और उसकी व्यवस्था पर भरोसा बना रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि यह रामलाल नाम का यह व्यक्ति मर ही जाए। इसकी पत्नी रोते रोते अदृश्य हो गई है। बेटे का कहीं पता नहीं है, इसलिए इसके परिवार वालों के नजरिए से भी इसके जीवित रहने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत चाहती तो यह भी आदेश दे सकती थी कि यह मृत व्यक्ति आत्महत्या करे और राज्य को किसी भी तरह की परेशानी या दुविधा से बचाए, जो कि इसका कर्तव्य भी है। पर हमारे देश का कानून आत्महत्या को गैरकानूनी मानता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस मृत रामलाल को फांसी की सजा भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो है ही नहीं उसकी कैसी सजा और कैसी फांसी, और फिर फांसी के बाद जो शव होगा भला वह किसका होगा। अदालत ने पाया कि इस केस में बहुत से तकनीकी झंझट हैं। बेहतर तो यही होता कि मृत व्यक्ति चुपचाप बना रहता। ऐसे में मृत व्यक्ति के रूप में उसका जीवन भी बचा रहता और स्वर्ण देश की व्यवस्था पर कोई सवाल भी न उठता। उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यह ज्यूरी पूरी सहमति से रामलाल नाम के इस मृत व्यक्ति को गायब करने का आदेश देती है। अदालत का आदेश है कि इसे कम से कम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी कड़ाहे में डाल दिया जाए, जिससे कि यह सीधे भाप बनकर उड़ जाए। यही सच्चा तरीका है जिससे कि स्वर्ण देश की कानून व्यवस्था भी बनी रहे और न्याय भी हो। आइंदा कोई ऐसा केस आए तो बार बार अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने की जगह इस केस और इस फैसले को हमेशा के लिए एक बाध्यकारी नजीर समझा जाए। पहली कहानी समाप्त हो गई है। अब ये इसी किताब से एक दूसरी कहानी पढ़ रहा हूं जिसका नाम है सोने की गाय में बदलता हुआ एक देश। गाय के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है आप सब लोग जान ही रहे हैं, तो उसी चीज को इसमें कुछ कहने सुनने की कोशिश की गई है। तो स्वर्ण देश में एक जानवर होता था जिसकी मादा को लोग गाय कहते थे। गाय एक सीधी सादी जानवर थी। उसे लोगों ने बहुत पहले ही साध लिया था। वह घास खाती थी और पानी पीती थी। कभी कभी उसे खुश करने के लिए लोग अपने घरों के जूठन भी दे आते थे। वह और खुश हो जाती थी। कुछ लोग उसे पवित्र जानवर मानते थे। वे अपने भोजन का पहला ग्रास हमेशा गाय के लिए निकालते, फिर एक पवित्रता से भर जाते। गाय उस ग्रास को देर तक मुंह में चुभलाती रहती। अक्सर वह ग्रास उसके गले में चिपक जाता, जिसे भीतर करने के लिए उसे भूसा खाना पड़ता। गाय भूसा खाते हुए इंतजार करती कि लोग आएं और उसे दुहें।
लोग गाय को माता मानते थे और उसके दूध को अमृत। माता का दूध अमृत होता है, यह बात तो वह बछड़ा भी जानता था जो दूर बंधा दूध के लिए हुड़कता रहता था। यह बात गाय भी जानती थी, पर उसे बताया गया था कि वह महान है और महानता हमेशा त्याग मांगती है। उस देश के बच्चों के इम्तहानों में अक्सर एक निबंध लिखने के लिए आता। उस निबंध का शीर्षक होता स्वर्ण देश एक कृषि प्रधान देश है। वह निबंध कमजोर बच्चों को भी अक्सर जुबानी याद होता। वैसे भी उस निबंध को लिखने में किसी को कोई मुश्किल नहीं आती थी। स्वर्ण देश एक कृषि प्रधान देश है, या इससे भी साबित होता था कि उस देश में किसान बड़ी संख्या में रहते थे। किसान बड़ी संख्या में रहते थे, या इससे पता चलता था कि देश में आत्महत्या करने वाली सूची में किसान नंबर 1 पर थे। बाकी दुनिया में लोग अचरज में थे कि उस देश में किसान आखिर कितनी बड़ी संख्या में रहते हैं कि रोज रोज मरते रहने के बावजूद समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इससे भी साबित होता था कि वह एक कृषि प्रधान देश था, या इस बात से भी साबित होता था कि कई बार लोग गाय लिखते हुए किसान और किसान लिखते हुए गाय लिख देते थे और इससे अर्थ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जबकि दूसरी चीजों के मामले में अर्थ का मामला बदल जाता था। किसी को शेर कहो तो वह खुश हो जाता था, जबकि शेर गाय खाता था, और दूसरी तरफ किसी को गाय कहो तो उसे माता मानने वाले लोग भी आंखें तरेरते थे। गाय कहा जाने वाला व्यक्ति प्रेम या श्रद्धा से देखे जाने के बजाय दया से देखा जाता था। फिर भी लोगों को गाय बहुत पसंद थी। बहुतों को तो विवाह करने के लिए भी गाय ही चाहिए होती थी। यह अलग बात है कि वह गाय भी कभी कभी सींग या लात मारती थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग उसकी नाक में छेद करके नकेल डाल देते और पैरों को बांधकर उसे भी दुह ही लेते। कभी कभार वह और दिक्कत करती, या कि दुहे जाते समय बछड़े पर उसका प्यार उमड़ आता तो पुत्र भाव को मन में रखते हुए उस पर 8-10 लाठियां बरसा दी जाती। वह पहले से ही गाय होती, लाठियां खाने के बाद और ज्यादा गाय हो जाती। स्वर्ण देश एक कृषि प्रधान देश है, यह बात गायों को भी पता थी। वे एक पीड़ादायी गर्व के साथ सदियों से यह बात जानती थीं कि स्वर्ण देश उनके उन अभागे पुत्रों के दम पर ही कृषि प्रधान देश है जिन्हें पटक कर बैल बना दिया जाता है और फिर वे जीवन भर बैल बने रहते हैं। अक्सर उनकी आंखों में दिखाई देने वाला डहका इसी दृश्य से पैदा होता था जो उनकी आंखों में गड़ता रहता था। फिर भी वे रोते हुए ही सही पर खुश रहती कि जैसे भी हो वे उनकी आंखों के सामने रहते हैं और जब मन करे वे उन्हें चाट सकती हैं। उनका मन कभी कभी उन बैलों को भी दूध पिलाने का करता था। आखिरकार वे माँ थी और ममता की एक न समाप्त होने वाली भावना उनके भीतर हमेशा बहती रहती थी। तब उन्हें वे लाठियां याद आती जो कभी चोरी से अपनी बच्चिया या बछड़े को दूध पिलाने पर उन पर बरसी थी। उन्हें बताया गया था कि चोरी करना बुरी बात है, अनैतिक है, और जब माँ ही अनैतिक हो जाएगी तो उसकी उन संततियों का क्या होगा जो उसके दूध के दम पर पलती और बढ़ती हैं। गायें अक्सर चुप रहती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें कुछ पता नहीं था। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्हें आहार चक्र के बारे में पता था। उन्हें पता था कि गाय घास खाती है। उन्हें पता था कि शेर बाघ गाय को खा जाते हैं। वे अपने ऊपर कौवों का बैठना पसंद करती जो उनकी चमड़ी में चिपके परजीवी कीड़ों को खा जाते। ऐसे ही उन्हें यह भी पता था कि बहुतेरे इंसान गाय भी खा जाते हैं। उन्हें दुख होता, पर इस दुनिया में यह उनके लिए एक स्वाभाविक चक्र था। ऐसे में अक्सर वे अपनी माँओं को याद करती जो जब बूढ़ी हो जाती तो अक्सर रूखा सूखा कुछ भी खाने के लिए उनके आगे डाल दिया जाता। वे बैल जो बूढ़े हो जाते हड्डाए हुए अपनी मौत का इंतजार करते। इस बीच गायों ने पाया कि यह चक्र बदल रहा था। बहुत सारे मशीनी बैल आ गए थे जिन्होंने बैलों को उनके काम से मुक्त कर दिया था। 2 बैलों की कहानी में से एक बैल को निकाल कर बाहर कर दिया गया था। दूसरा बैल जिसका नाम किसान था वह हक्का बक्का इस स्थिति को देख रहा था और मशीनी बैल के साथ पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। शुरुआत में वह बहुत खुशी से दौड़ा, फिर उसे पसीने छूटे, फिर वह हाँफने लगा और जल्दी ही बेदम होकर गिर पड़ा। उधर गायें पहले तो खुश हो गईं कि अब उनके बेटों और भाइयों को बैल नहीं बनना पड़ेगा, पर जल्दी उन्हें इस सच का पता चला कि स्थिति पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। उनके बछड़ों को बाहर खदेड़ दिया गया। अब वे किसी काम के नहीं थे। उन्होंने किसानों से उनकी फसल में अपनी पुरखों की मेहनत का हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। किसान मशीनी बैल के साथ दौड़ते हाँफते पहले ही बेदम हो चुका था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपने को प्रस्तुत कर दिया। बछड़े जो अभी तक उनसे लड़ने पर उतारू थे उनका माथा चाटने लगे।
गायें अभी इस घटना को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्होंने पाया कि उनके बहुतेरे मालिकों ने, जो सैकड़ों और हजारों की संख्या में गाय पालते थे, बछड़ों को सुई चुभोकर मार देना शुरू किया। गायों को कपकपी छूट गई। या तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, इससे तो बैल बनकर खेत जोतना ही अच्छा था। उधर एक दूसरी भी मुश्किल उनके सामने बड़े विकराल रूप में पसर रही थी। जब वे दूध देने लायक नहीं रहती तो उन्हें अपना चारा खुद जुटाने के लिए बाहर खदेड़ दिया जाता। वे इधर उधर भटकती रहती, उन्हें कई कई दिनों तक चारा नसीब न होता। वे माँ थी, इस तरह की बातों पर शिकायत करने का उन्हें कोई हक नहीं था। वे करती भी नहीं थी। कई बार भूख जोर मारती तो सड़कों पर कूड़ाघरों की तरफ निकल जाती और भक्ष्य अभक्ष्य जो भी मिलता उसे खाकर अपना पेट भर लेती और उसे पचाने के लिए पगुराना शुरू कर देती। कई बार उनका भोजन इतना पौष्टिक होता कि वे पगुराते पगुराते जान भी दे देती, फिर भी नहीं पचता। देश में लोकतंत्र था और गायों को भी वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। यह अलग बात है कि उस देश के मनुष्य भी की तरह गायें भी भाई भतीजावाद से ग्रस्त थी, इसलिए वे अक्सर साड़ों को वोट देती थीं, जिन्हें वे अपना पति, प्रेमी, भाई, पुत्र और संरक्षक मानती थी। बदले में साड़ उन्हें हर बार वचन देते कि वे जो कुछ भी करेंगे बस गायों के लिए ही करेंगे। गायें इस बात पर खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती कि वे तब भी पगुराती रहती जब उनके पेट में घास का एक तिनका भी नहीं होता था। कहा जाता है कि कभी न कभी तो घूरे के भी दिन बदलते हैं, तो वे तो गायें थी। अगले चुनाव में राजा पद के लिए जो प्रत्याशी अवतरित हुआ, उसने कहा कि गायों की रक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भावी राजा की इस घोषणा से प्रभावित होकर लाखों ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने गायों की रक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे किसी भी हद तक जा सकते थे। गायों के लिए बहुत खुशी के दिन थे। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में खुशी के आंसू थे। यह जिस स्वर्ण देश की कहानी है वह अतीत में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। चुनाव के बाद नए राजा ने ऐलान किया कि हमारा लक्ष्य देश को सोने की चिड़िया बनाना न होकर सोने की गाय बनाना है। चिड़िया मांसाहारी होती हैं, वे मासूम कीड़ों को खाकर उड़ जाती हैं। वे आदर्श प्रतीक नहीं हैं क्योंकि उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। इस लिहाज से गायें सबसे आदर्श प्रतीक हैं, इसलिए भी क्योंकि वे पूरी तरह से पवित्र हैं। पहले संतानोत्पत्ति आदि के सिलसिले में उनकी पवित्रता खंडित हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे लोगों ने यह काम पूरी तरह से संभाल लिया है। अब उनकी नस्ल भी हमारे नियंत्रण में है, इसलिए अब हमने ठान लिया है कि हम इस देश को सोने की गाय बनाकर रहेंगे। यह एक ऐसा देश था जो आदर्श होने की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए देश की मीडिया भी पूरी तरह से जागरूक और एक पवित्र कर्तव्य बोध से भरा था। उसने सवाल उठाया कि सोने की गाय ही क्यों, सोने का हाथी, शेर या कि गैंडा क्यों नहीं। राजा ने कहा कि उनका भाषण गौर से सुना जाए। इस सवाल का जवाब वह पहले ही दे चुका है। फिर उसने मजाक में कहा कि हमें एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना है। चिड़िया से गाय तक तो ठीक है, पर सीधे हाथी पर आ जाना बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। यह कहकर राजा बहुत जोर से हंसा। उसके साथ मीडिया भी हंसा और कई दिनों तक हंसता रहा। उस हंसी से इतना पवित्र शोर फैला कि सभी तरह की गायें खुशी के मारे कांपने लगी। नया राजा जो कहता था वह करता भी था। अगले ही दिन नए राजा ने ऐलान किया कि गायों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया जा रहा है जो सीधे राजा के अधीन काम करेगा। उसने राष्ट्रीय प्रतीक मंत्री को इस विभाग का उपमंत्री बनाया और ऐलान किया कि चूंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मंत्री कभी भी उससे विचार विमर्श कर सकते हैं। मंत्री जी ने राजा से गहन विमर्श करने के बाद तय किया कि देश भर की सभी गायों की नए सिरे से गिनती कराई जाएगी। उसके बाद गायों के जन्म और मृत्यु का एक वैज्ञानिक ग्राफ बनाया जाएगा। वह ग्राफ हमेशा अपडेट होता रहे। इसके लिए जरूरी है कि हर गाय को एक निश्चित नंबर दिया जाए, संख्या दी जाए, जिससे उसकी पहचान संभव हो सके। यह पहचान पत्र हर गाय के माथे पर ऑपरेशन के द्वारा हमेशा के लिए लगा दिया जाना था, जिससे सभी गायें सीधे तौर पर मंत्रालय के डाटा सेंटर से जुड़ी रहती। इस पहचान पत्र में गाय की नस्ल, उसके द्वारा दिए जाने वाले दूध की मात्रा, उम्र और शरीर में उपलब्ध मांस का सही सही ब्यौरा दर्ज किया जाना था। इस महत्वपूर्ण परियोजना का ठेका राजा के एक विश्वस्त धन्ना सेठ को दिया गया, जो कई पीढ़ियों से गायों के मांस, चमड़े, हड्डी आदि के व्यापार में लगा हुआ था और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा दिलवा रहा था। गायों के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता, राजा ने कहा। सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और राजा की जय जयकार की।
अब देश को सोने की गाय बनने से कोई नहीं रोक सकता था। धन्ना सेठ ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय प्रतीक की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए राजा से वे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वे इस योजना में लगने वाली धनराशि को इसी योजना से पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को वे कुछ इस तरह से संचालित करेंगे कि बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा हो और लोगों को इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना से जुड़ने का सम्मान हासिल करने का मौका मिले। धन्ना सेठ ने मंत्री को विश्वास में लेकर सबसे पहले गौ सैनिकों की खुली भर्ती का ऐलान किया, जो इस परियोजना को संभव बनाने वाले थे। फिर वह पहचान पत्र डिजाइन करवाया जो गायों के माथे पर ऑपरेशन के द्वारा लगाया जाना था। इसके बाद गौ सैनिकों को इस काम पर लगा दिया गया कि वे गायों के माथे पर एक निश्चित अवधि के भीतर पहचान पत्र ठोक दें। चूंकि न तो गौ सैनिकों को इस काम का कोई अनुभव था, न ही गायों को, इसलिए बड़ी संख्या में गायें खेत रहीं। धन्ना सेठ ने प्रतीक मंत्री को इस बात के लिए बधाई दी और कहा कि ये गायें कमजोर और बूढ़ी थी, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक होने की पात्रता नहीं रखती थी, पर एक दूसरे तरीके से वे हमारी इस योजना के काम आएंगी। उनका मांस, हड्डी और चमड़ा बेचकर इस संसाधन के लिए धन एकत्र किया जाएगा इस योजना के लिए धन एकत्र किया जाएगा और इन गायों को वही सम्मान दिया जाएगा जो महान देश भारत की परंपरा में दानवीर, शिवी और दधीच का है। अगला नंबर साणों का था। साणों का यूं भी खेती किसानी में कोई काम नहीं रह गया था, बल्कि वे फसलों के दुश्मन ही थे। कई बार तो वे अपनी ताकत के नशे में गायों को भी चोट पहुंचाते थे। फिर भी गायें राजा के इस कदम से हिल गईं। जब बड़ी संख्या में सांड धरे पकड़े जा रहे थे तो गायों का एक प्रतिनिधिमंडल राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने प्रेम और धैर्य से उनकी समस्या सुनी और कहा कि किसी भी प्रतीक को अपनी समस्या बताने या प्रतिनिधिमंडल लेकर आने का कोई हक नहीं है। फिर भी चूंकि वह उदार और लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया राजा है, इसलिए उसने गायों की बात सुनी। अब गायों को भी यह बात जानना चाहिए कि हम यह कदम गायों की सुरक्षा के लिए ही उठा रहे हैं। हमें गौसैनिकों से खबर मिली है कि कई जगहों पर सांडों ने गौपालकों और गायों को चोट पहुंचाई है। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह ठीक है कि वे गायों के कुल से आते हैं, पर वे कुलघाती हो गए हैं। उन्हें इस बात की सजा मिलेगी। उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि मरने के बाद ही सही, पर वे गायों के लिए काम में आए। तय पाया गया कि उनका मांस इस देश के लोग तो खा नहीं सकते, क्योंकि वे माता के कुल से हैं। इसलिए उस मांस का उन देशों में निर्यात कर दिया जाए जो उन्हें खाते हैं। इस तरह से गोकुल की हत्या का पाप भी बढ़ जाएगा। उनकी हड्डियों से बनी खाद खेतों में जाएगी और देश की कृषि व्यवस्था में अपना योगदान देगी। इससे उन किसानों के नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी जिनकी फसलें इन सांडों ने चौपट की होंगी। किसान फायदे में आएंगे तो यह बात गायों के लिए भी फायदे की बात होगी। उन्हें बढ़िया चारा मिलेगा। इसी तरह इन सांडों की खालें गौ सैनिकों के काम आएंगी। वे इन खालों को पहनकर गायों के बीच गायों के भेष में ही मौजूद रहेंगे या गायों की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था होगी। गौ सैनिकों को 4 पैरों पर चलने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्हें सींगों और खुरों का उपयोग सिखाया जा रहा था। मनोवैज्ञानिक एक और तरह से उन पर काम कर रहे थे। उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी कि सांड की खाल पहनने के बाद वे भीतर से सांड जैसा ही महसूस करें। तब गायों के साथ उनका ज्यादा अपनापा बनेगा और वे गायों की हिफाजत के लिए न किसी की जान लेने से डरेंगे और न ही अपनी जान देने से। उन्हें बताया गया कि उन्हें हर हाल में गायों की रक्षा करनी है। यही बात उनके लिए एकमात्र कानून और धर्म है। उसके रास्ते में अन्य जो भी कानून आए उन्हें वे बेहिचक तोड़ सकते हैं। गौसैनिक जिस गति से यह सब सीख रहे थे और नई स्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल रहे थे, बहुत संभव था कि जल्दी ही वे असली सांडों में बदल जाने वाले थे। मदद के लिए उन्हें नियमित तौर पर पूंछवर्धक पेय दिया जा रहा था। उधर असली सांड परेशान थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वे क्रोध में इधर उधर बिफरते हुए घूमते। आखिर उन्होंने आपस में तय किया कि इतनी आसानी से वे हार नहीं मानेंगे। वे गौ सैनिकों के खिलाफ लड़ेंगे, पर यह लड़ाई कायदे से एक दिन भी नहीं चल पाई। सांडों को लड़ाई के जो तौर तरीके आते थे वे सब बेकार साबित हो रहे थे। वे पूंछ खड़ी करके नथुने फुफकारते हुए अपने पैरों से जमीन को खोदते कंपाते आगे बढ़ते, तब तक उनका काम तमाम हो जाता। उनकी पूंछ उठती कि काट ली जाती। उनके पूंछ से बने कई पूंछवर्धक पेय पदार्थ बाजार में उतार दिए गए थे, जिनके नियमित सेवन से सदियों पहले गिरकर कई खो गई पूंछ फिर से उग आनी थी। असली सांड नकली सांडों से हार रहे थे। बाद में जब गौसैनिकों के लिए खालें कम पड़ गई तो गायों की अनुमति से कुछ और गायों से उनकी खाल का दान मांगा गया। यह गायों की सुरक्षा का सवाल था और इसमें राजा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता था।
गायों के हिचक पर राजा ने उन्हें बताया कि जैसे सभी युद्ध शांति की स्थापना के लिए किए जाते हैं, वैसे ही गायों की रक्षा के लिए बहुत सारी गायों का मारा जाना जरूरी था, जिससे कि गौरक्षकों के लिए पर्याप्त मात्रा में गौ कवच तैयार किए जा सके। इस तरह से धीरे धीरे जब गायें बहुत कम हो गईं, तो देश के किसानों को इस बात की छूट दी गई कि वे चाहें तो अपना पंजीकरण गाय के रूप में करा सकते हैं और इस तरह से गायों को मिलने वाली सभी सुविधाएं और सुरक्षा पा सकते हैं। बाद में राजा ने अपने कल्याणकारी योजनाओं में इस योजना को प्रमुखता से गिनाया कि उसने किसानों को गाय होने का हक दिया, जो इस देश के इतिहास में पहली बार संभव हुआ है। राजा की बातें सभी लोग अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में गोबर चाहिए था, जो लोगों के दिमागों में भरा जा सके। यह जिम्मेदारी देश की मीडिया को सौंपी गई, जिसने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया। उसने गोबर को तरंगों में बदल दिया। अब वह गोबर न सिर्फ आंखों और कानों के रास्ते बल्कि सभी संभव रास्तों से इंसानी दिमागों में अपनी वाजिब जगह ले रहा था। बहुतेरी जगहों पर तो अंदर भी गोबर ही था, पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिनके दिमागों में पढ़ाई लिखाई और अब संस्कृति का कचरा पहुंच चुका था। गोबर उन्हें तेजी से बाहर निकाल रहा था और उनकी जगह खुद ले रहा था। गायों को संरक्षण देकर देश को सोने की गाय बनाने वाली इस योजना के साल भर पूरे होने पर देश की राजधानी में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजा की इस योजना में प्राण प्राण से लगे धन्ना सेठ ने बताया कि यह योजना अभूतपूर्व रूप से सफल हो रही है। गायों के मांस और हड्डियों से हमें बड़ी मात्रा में सोना हासिल हो रहा है। इस सोने का बड़ा हिस्सा गौ संवर्धन में खर्च किया जा रहा है। एक मूर्ख पत्रकार के यह पूछने पर कि गायों के संवर्धन के लिए गायों को भला मारना क्यों पड़ रहा है, राजा ने कहा कि यह नीतिगत मसला है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है और इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, धन्ना सेठ ने जरूर इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि हम तो मरी हुई गायों का मांस बेचते हैं जिन्हें मशीनें मारती हैं, और मशीनों पर इंसानी कायदे भला किस तरह से लागू किए जा सकते हैं। उसी रात आयोजित रात्रि भोज में राजा ने धन्ना सेठ से हुई एक ऑफलाइन बातचीत में हंसते हुए बताया कि वह बनाना तो सोने का हाथी ही चाहता था, पर उसमें कई दिक्कतें थी। पहली यह कि हाथी संख्या में बहुत कम हैं, दूसरे उन पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल काम है, तीसरी यह कि वह एक विपक्षी दल का चुनाव निशान बनकर पहले ही पतित हो चुका है, और सबसे आखिरी और जरूरी यह कि उसकी खाल ओढ़ना गौसैनिकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता। तो वह बनाना तो सोने का हाथी चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि घुटनों के बल पर जाने के बाद गौसैनिक हाथी तो क्या, हाथी के बच्चे भी नहीं दिखते। सदा गंभीर रहने वाला धन्ना सेठ इस बात पर बहुत देर तक हंसता रहा। उसका साथ देने के लिए राजा भी देर तक हंसा। हंसते हुए राजा को अचानक से खांसी आ गई। फिर धन्ना सेठ देर तक राजा की पीठ सहलाता रहा। उधर गाय थी जो बेबस यह सब देख रही थी। माथे पर जड़े हुए पहचान पत्र से उसका सिर दुखता रहता। कुछ गायों ने दीवार में या कि किसी पेड़ आदि पर माथा रगड़ते हुए पहचान पत्र से मुक्ति पानी चाहिए, तो उनका यह कदम राष्ट्रद्रोह माना गया। उन्हें सजा में फांसी दी गई ताकि दूसरी गायों के लिए सबक हो। जब राष्ट्र के प्रति गाय ही राष्ट्र की अवज्ञा करेगी, तब यह राष्ट्र भला कैसे चलेगा। गायों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे तो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें प्रेम और अपनेपन से सहलाने और उनकी देखभाल करने वाले हाथ अब डरे डरे से क्यों लगते हैं। उनमें वह सिहरन भला कहाँ से आ गई, वे कुछ भी न समझ पाती। उनकी बड़ी बड़ी निर्दोष आंखें हमेशा पनियाई रहती, उनके कान हमेशा हिलते रहते। वे बस घास खाती और दूध देती, किसी तरह से अपना जीवन बिता रही थी। आखिरकार वे गाय ही तो थीं। उन्हें पता ही नहीं था कि इस देश में उनकी हैसियत इतनी बदल चुकी थी। वे एक ताकतवर राष्ट्रीय प्रतीक में बदल चुकी थीं। उनका नाम लेकर किसी का भी सिर धड़ से अलग किया जा सकता था। वैसे अगर उन्हें यह बात पता चल भी जाती तो भला वे क्या कर लेती। और रही उस देश के लोगों की बात, तो इसके पहले गाय शब्द सुनकर उनके मन में एक ऐसे सीधे साधे जानवर की छवि बनती थी जिसके प्रति उनके मन में कहीं गहरा कृतज्ञता बोध था। पर देश को सोने की गाय बनाने वाली इस महान परियोजना के बाद गाय शब्द सुनते ही उन्हें कंपकपी होती और उनके सामने एक ऐसे जानवर की छवि आती जिसने सदियों का अपना भोजन चारा खाना छोड़ दिया था। अब वह इंसानों का मांस खाती थी और खून पीती थी। विडंबना यह थी कि इस सब में बेचारी गाय की कोई गलती नहीं थी। तो मेरे ख्याल से मैंने 45 मिनट अपने पूरे कर लिए हैं। तो बस आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबका शुक्रिया कहते हुए
मुझे लगता है कि अब मुझे अपना आज का कहानी पाठ यहीं पर समाप्त करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।